बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस। नीचे लाइंस दी गई हैं, उनके बारे में बताना है कि कौन सी पैरेलल लाइन है, कौन सी इंटरसेक्टिंग है और कौन सी परपेंडिकुलर है। अब देखें इसमें ये जो पहली और चौथी जो है लाइन, फर्स्ट और फोर्थ पार्ट में पैरेलल लाइन है, सेकंड जो है ये इंटरसेक्टिंग है, थर्ड भी इंटरसेक्टिंग है और सिक्स भी इंटरसेक्टिंग है, और जो फिफ्थ पार्ट में है वो परपेंडिकुलर है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन लाइंस के बारे में देखते हैं क्यों ये परपेंडिकुलर हैं, पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है। अब देखें, पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल लाइंस के बारे में। टू और मोर लाइंस, दो या दो से ज़्यादा लाइनें, विच एक्सटेंड इन सेम डायरेक्शन, जो एक ही सिमत में बढ़ती हैं। जैसे ये दो लाइनें हैं, ये एक ही सिमत में जा रही हैं इधर। एंड रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट, और एक ही डिस्टेंस पे एक दूसरे से रहती हैं। ये दो लाइनें इधर को बढ़ रही है, ये इधर को बढ़ रही है। हर पॉइंट पे उसका डिस्टेंस सेम है, जितना यहाँ पे दोनों लाइनों का दरम्यान था उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे, उतना ही यहाँ पे। ये आगे बढ़ती जाएंगे लेकिन इनका डिस्टेंस वही रहेगा जो फर्स्ट पॉइंट पे था, हमेशा उतना ही रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं, देखिए इनके दरम्यान डिस्टेंस कितना है। इनके दरम्यान है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो ये हर जगह 1 सेंटीमीटर का है, दोनों का जितनी मर्जी लंबी खींच लें 1 सेंटीमीटर ही रहेगा। आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस, तो इनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। तो जो सादा तरीका है इनके दरमियान पैरेलल लाइंस को पहचानने का वो ये है कि इनकी शक्ल 11 की तरह की होगी। ये क्या लिखा है 11, ये दो पैरेलल लाइंस हैं। ये देखिए ये भी 11 है, ये भी 11 है, तो 11 की तरह की होंगी पैरेलल लाइंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये भी पैरेलल लाइंस हैं और ये फोर्थ पार्ट भी पैरेलल लाइंस हैं। तो कोई पूछे कौन सी लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। इनके नीचे आंसर में लिखना पैरेलल लाइन, इनमें भी पैरेलल लाइंस। अब नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि काटना, एक लाइन का दूसरे को काटना। तो देखते हैं क्या होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस, two lines that are intersecting each other at a single point are called intersecting line। दो लाइनें हैं ये और ये एक दूसरे को किसी एक पॉइंट, यानी इस पॉइंट, ये पहले एक लाइन है, दूसरी ने इसको काटा इस पॉइंट पे, तो इन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। द पॉइंट वेयर दीज लाइन इंटरसेक्ट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों लाइन इस पॉइंट पे दूसरे को काट रही है, ये पॉइंट इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। जैसे ये एक लाइन है, दूसरी इसको काट रही है यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट पे, तो ये वाला इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब देखें सेकंड और थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब देखें फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट है, भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। तो देखें इसको आगे को बढ़ा देंगे, ये एक ये लाइन है, एक ये, इसको हम अगर आगे को बढ़ाते हैं इस लाइन को, ये देखें ये भी इसको भी आगे को बढ़ा देते हैं, एक्सटेंड करेंगे दोनों को। देखें तो ये वाला जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाले पॉइंट, इसलिए ये दोनों भी इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। ये 6 पार्ट है, भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब उसके बाद कौन सी लाइन है, परपेंडिकुलर लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का पहले देखें, इंटरसेक्टिंग में आपने याद रखना है इसमें 7 बनता है। किस तरह 7 बनता है, ये देखें ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इधर आप देखें ये 7 बन रहा है,
ये भी देख लें 7 है, और ये देखें 7 है, इधर भी एक 7 बन रहा है। यानी इस तरह की शेप बन जाती है। 7 होता है, थोड़ा टेढ़ा करके लिखा हुआ है, इस तरफ को 7 लिख लिया, इसको उल्टा के लिख लिया, यानी 4 7 बनते हैं। अब दूसरी बार इंटरसेक्टिंग लाइंस में भी देख लें, एक 7 इधर बन रहा है, एक 7 ये बन गया, एक 7 ये बन गया, एक 7 ये बन गया, यानी 7 की तरह की शेप बनेगी, इनमें 4 7 बनेंगे। तो ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब ये फिर 6 क्वेश्चन में भी देख लें, एक 7 ये बन गया, एक 7 ये बन गया, एक 7 ये, एक 7 ये, तो यानी इस तरह 4 7 बन गए। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब है परपेंडिकुलर लाइंस, 2 लाइंस दैट मीट और इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, तो एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, किस पॉइंट पे, इस पे राइट एंगल पे, यानी इधर भी एक राइट एंगल बन रहा है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। राइट एंगल की शेप कैसे होती है, एल की तरह की। ये देखें इधर भी एक एल बन रहा है, ये वाला एंगल भी 90 का है, इधर भी एल बन रहा है, ये भी 90 का है, इधर भी एल बन रहा है, ये भी 90 का है, इधर भी एल बन रहा है 90 का। यानी इसमें 4 एल बनेंगे, एक ये एल, एक ये एल, एक ये और एक ये, यानी परपेंडिकुलर लाइंस में 4 एल बनते हैं, यानी 4 एंगल, ये चारों एंगल उसके 90 के होते हैं। अब ये 5th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यानी इनके चारों एंगल जो है वो 90 के हैं। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से हमने हम कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। अब देखें, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन कौन से हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। ये 2 लाइंस हैं, ये इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो हमारे पास 4 एंगल्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। अब देखें, ये जो है लाइन L1 है, ये L2 है। L1 जो है इस लाइन की वजह से 2 हिस्सों में डिवाइड हुई, एक एंगल A बन रहा है, B बन रहा है, और L2 के ऊपर एक C एंगल है, एक D एंगल है। A और B है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट होता है जैसे एक कमरा हो, उसके साथ दूसरा कमरा हो, तो उसकी एक दीवार कॉमन हो, वह एडजेसेंट रूम्स होते हैं। इससे एंगल ये जो होते हैं ऐसे, ये एक एंगल इधर बन रहा है, एक इधर, इनका एक आर्म जो है वो कॉमन है, यानी दोनों की, ये होते हैं एडजेसेंट एंगल्स। इसी तरह ये देखें, ए एंगल और बी एंगल, इनकी ये वाली आर्म कॉमन है ना, एक ये एंगल है, एक ये एंगल है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं सप्लीमेंट्री ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। L1 पे 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं, दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, ये लिखा है एडजेसेंट एंगल ऑन लाइन आर सप्लीमेंट्री का मतलब इन दोनों को हम अगर ऐड करें तो 180 आ जाएगा। ये ए एंगल है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए, यानी एंगल ए की जो मिकदार है उसको प्लस करें मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की मेजरमेंट में, तो हमारे पास 180 आ जाएगा। इस तरह ये भी एक लाइन है, इसके ऊपर 2 एडजेसेंट एंगल है C और D। लाइन चाहे टेढ़ी हो चाहे सीधी हो, जैसी भी हो, जो एडजेसेंट एंगल एक लाइन पे होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। जैसे C और D सप्लीमेंट्री, यानी C और D को मेजरमेंट ऑफ एंगल C प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल D, ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो जो भी एंगल एक लाइन के ऊपर होते हैं और एडजेसेंट होते हैं वो हमेशा सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों को जमा करें तो 180 आता है। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ये इक्वल होते हैं। ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कैसे हैं, ये 2 लाइन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये एंगल B है, ये एंगल ये एंगल A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये C है। ये इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइनें, उनकी वजह से ये 4 एंगल्स बन रहे हैं, एक ये लाइन और ये लाइन, 4 एंगल ABCD बन रहे हैं। अब देखें, ये वाला एंगल और उसके सामने वाला एंगल, ये B और ये C, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स इनको कहते हैं। और ये A और D जो है, ये 2 एंगल्स भी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। तो कौन कौन से पेयर हैं एंगल्स के, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के, B एंड C और A एंड D, और ये आपस में बराबर भी होंगे। जैसे ये है
वर्टिकली ऑपोजिट है, इसका मतलब एंगल ए इज़ इक्वल टू एंगल डी और एंगल बी इज़ इक्वल टू एंगल सी। अब देखते हैं होते कौन से एंगल हैं। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन द ऑपोजिट एंगल्स आर फॉर्म्ड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसने कहा है दो लाइनें हैं, वो एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये वाले पॉइंट पे, तो क्या होता है देन द ऑपोजिट एंगल, तो ऑपोजिट एंगल बनते हैं, ये और ये अपोजिट है, ये और ये अपोजिट है, यानी बी और सी भी अपोजिट है और ए और डी भी अपोजिट एंगल, यानी आमने सामने है। एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे ये एंगल सारे बने हुए हैं। दीज एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, इन एंगल्स को वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। अ पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। पेयर जो होता है, कोई जोड़ी होती है या पेयर होता है दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का, वो आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं, यानी एक ये पेयर है, एक ये पेयर है, एक बी सी का और एक ए डी का, तो ये ए डी एक पेयर है, वो ए और डी एंगल बराबर है। बी और सी एक पेयर है, बी और सी बराबर हैं आपस में। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। के आपने ये दो इंटरसेक्टिंग लाइन हैं, अननोन एंगल बताने। अननोन कौन से? एक एंगल तो 30 बताया होगा, ए एंगल भी नहीं हमें पता, बी भी नहीं पता, सी भी नहीं पता, ये ए बी सी हमने मालूम करने हैं। अब सबसे पहले देखिए, आपने पढ़ा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये देखें, ये 30 और ये जो एंगल है वर्टिकली ऑपोजिट है, इसलिए ये इक्वल होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये और ये एंगल इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्या हम लिखेंगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ब्रैकेट में लिखेंगे, कि वजह इसकी ब्रैकेट में लिखते हैं। वर्टिकली, आपने अभी सीखा था, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी ये और ये एंगल वर्टिकल ऑपोजिट, ये और ये दोनों भी आपस में बराबर हैं। ये देखें, एंगल ए 30 के इक्वल आ गया। अब इसका मतलब एंगल ए हमारा किसके इक्वल आ गया? 30 के। अब हम क्या करेंगे, ये ए और बी एक ही लाइन पे आए, देखें दोनों, ये और ये जो दो एंगल एक लाइन पे होते हैं, एडजेसेंट भी होते हैं, एडजेसेंट है दोनों, तो वो सप्लीमेंट्री होते हैं, आपने अभी देखा था। तो क्या करेंगे, एंगल ए प्लस बी इज इक्वल टू 180। तो वजह क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। अब हम लिखेंगे ए प्लस बी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो रीज़न इसकी क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। यानी अब देखें, ये एंगल ए 30 के इक्वल था, एंगल ए हमने 30 लिख दिया, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी लिख दिया, प्लस इज इक्वल टू 180 लिख दिया। अब हमें एंगल बी चाहिए, एंगल बी को भी हम इधर ही रहने देंगे, 180 डिग्री को भी हम इधर ही रहने देंगे, इसको इधर ही रहने दिया, लेकिन 30 को उधर ले जाए, प्लस 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री हो जाएगा, माइनस 30 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा? 150 डिग्री। अब देखें, हमने क्या क्या मालूम कर लिया। हमने एंगल ए मालूम कर लिया, ये वाला एंगल ये 30 के इक्वल है, और एंगल बी भी मालूम कर लिया 150 डिग्री के इक्वल। हमारा सी रह गया।
सी के लिए क्या करेंगे, बी और सी दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए ये बराबर होंगे। अब हम लिखते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। रीज़न क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। आप देखें एंगल बी किसके, 150 के, तो मेजरमेंट ऑफ एंगल सी ऐसे लिखेंगे, इक्वालिटी लगाएंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी की जगह 150, तो इसका मतलब मेजरमेंट ऑफ एंगल सी वो भी 150 के इक्वल है। अब देखें हमने ए भी मालूम कर लिया, ये ए एंगल है, उसके बाद हमने बी भी मालूम कर ये 150 और एंगल सी जो है वो भी मालूम कर लिया, वो भी 150 है। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट है सेकंड क्वेश्चन का, इसमें भी अननोन एंगल्स हमने मालूम करने हैं। तो इसमें अननोन कौन से, पी क्यू आर, एक पी है एक क्यू है एक आर है, 120 डिग्री एक एंगल हमें दिया हुआ है। ये भी बिल्कुल इसी क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को हमने करना है। आर और 120 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। हम लिखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल आर इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो इसकी रीज़न क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, आर और क्यू जो हैं वो एंगल्स वो क्या हैं, आर और क्यू एंगल्स जो हैं, ये देखें ये एंगल आर है ये क्यू है, ये दोनों एंगल इस लाइन के ऊपर एडजेसेंट एंगल है। तो क्यू आर एडजेसेंट एंगल्स हैं। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं एक लाइन पे वो सप्लीमेंट्री होते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा। आर और क्यू को जब हम ऐड करें, मेजरमेंट ऑफ एंगल आर प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसकी रीज़न क्या लिखेंगे, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ लाइन आर सप्लीमेंट्री। adjacent angles on a line are supplementary. ये इसके बाद क्या करें, एंगल आर 120 के इक्वल है, एंगल आर की जगह 120 लिख लेंगे, 120 डिग्री, और ये मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू वैसे लिख लेंगे, इस तरफ आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल क्यू लिखेंगे 180 डिग्री भी वैसे ही उतार लेंगे, और इस 120 को उधर ले जाएंगे, -120 डिग्री ये बन जाएगा। 180 में से 120 माइनस का 60 आ गया, एंगल क्यू है 60 डिग्री। अब हमने कौन कौन से एंगल्स फाइंड आउट कर लिए, आर और क्यू। आर भी हमने मालूम कर लिया, क्यू भी, पी रह गया। अब पी और क्यू जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं, तो पी क्यू के इक्वल होगा। ये एंगल जो है ये है पी और ये है क्यू, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है इसलिए ये बराबर होंगे। हम क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल पी इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू। तो रीज़न क्या होगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये इसकी रीज़न आ गई।
अब देखें एंगल क्यू किसके इक्वल 60 के, इससे एंगल पी जो है वो भी ये 60 आ जाए, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हमने क्यू भी मालूम कर लिया और पी भी, आर तो हमें पहले ही पता था ये। तो ये देखें ये आर हमारा आ गया 120, ये आर हो गया। उसके बाद हमारा क्यू है 60 डिग्री, 60 डिग्री, और पी जो है वो हमारा वो भी 60 डिग्री। तो हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया है। अब थर्ड क्वेश्चन देखें, ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल। ये डायग्राम हमने देखनी है, ऑब्जर्व करनी है, और हमने क्या अपना पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं। पहला है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। तो हम पहले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में जानते हैं क्या होते हैं। अब देखें ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या होता है? अ लाइन दैट पासिस थ्रू 2 or more lines at 2 distant points is called ट्रांसवर्सल। ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल है। क्यों ट्रांसवर्सल है अभी हम बताते हैं आपको। अब देखें ये लाइन जो है इन 2 लाइनों के ऊपर से गुजर रही है। 2 पॉइंट्स पे, एक ये पॉइंट है इधर से गुजर रही है, एक इधर से, यानी ये 2 लाइनें हैं ए बी और सी डी। इनको ये लाइन ऊपर से गुजर रही है किस पॉइंट पे? एक ये इस पॉइंट पे इनको बस गुजर रही है किस पॉइंट पे, और यही इस डेफिनेशन इस लाइन को ट्रांसवर्सल कहते हैं। अ लाइन दैट पासिस थ्रू 2 or more lines, या इन 2 लाइनों में से गुजर सकती है या 2 से ज़्यादा में से। तो ये लाइन 2 में से गुजर रही है। एट 2 डिस्टेंट पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे जो एक दूसरे पे फासले पे वाक़ हैं। ये दोनों पॉइंट्स से गुजर रही है, किस पॉइंट से किस पॉइंट से, और वो फासला उनके इन दोनों पॉइंट्स के दरम्यान फासला है। इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। अ लाइन पी क्यू पासिंग थ्रू द पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस ए बी एंड सी डी। ये लाइन पी क्यू है, ये पेयर है पैरेलल लाइंस का ए बी और सी डी, इनके ऊपर से गुजर रही है या इनके अंदर से गुजर रही है। द लाइन पी क्यू इज़ ट्रांसवर्सल, इसलिए ये लाइन पी क्यू जो है एक ट्रांसवर्सल है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब ट्रांसवर्सल जब है, इन 2 लाइनों को इसने इंटरसेक्ट किया है तो एंगल्स बने हैं। एंगल कौन कौन से बने हैं? एक ए, एक बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी और फिर एच। अब देखें ये ट्रांसवर्सल इन 2 लाइनों में से गुजरा या इस लाइन के अंदर से गुजरा, तो एंगल बने ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इसमें कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं? इस लाइन के ऊपर ए जिस जगह पे मौजूद है तो दूसरी लाइन के ऊपर उस जगह पे कौन सा एंगल है? इस लाइन के ऊपर तो इधर ए है, दूसरी लाइन पे इसको इस जगह ई है, तो इसका मतलब ए और ई जो है वो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। इस लाइन के ऊपर बी इधर मौजूद है तो दूसरी लाइन पे उस जगह पे कौन सा एंगल मौजूद है? एफ़। इसे बी और एफ़ भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यानी उस कॉरिस्पॉन्डिंग का मतलब होता है एक जगह पे जो चीज़ मौजूद है दूसरी जगह पे वही चीज़, दूसरी जगह पे उस जगह पे कौन सी चीज़ मौजूद है। तो ए और ई भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और बी और एफ भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। ये कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी ए जो है ई के इक्वल है और बी और जो है वो एफ के इक्वल है। कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के। आ गया वो समझ? अब देखें जिसमें इसमें 2 पैरेलल लाइंस हैं और ऊपर से 2 ट्रांसवर्सल गुजर रहे हैं, तो ट्रांसवर्सल की वजह से एंगल्स बन रहे हैं एफ जी एच ई आई जे के एल डी ई बी सी और एम एन ओ पी डी ए बी सी, सॉरी डी ई बी सी नहीं। अच्छा अब इनका देखते हैं बाकी इनके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं। अब देखें ये जो एंगल एफ़ है इस लाइन के इस जगह पे, दूसरी लाइन के जगह पे डी है। एफ़ और डी जो हैं वो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। देखते हैं एफ़ एंड डी।
एंगल एफ एंड एंगल डी, एक तो ये पेयर बन गया कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का। उसके बाद क्या है, एच और बी। ये देख एच इस लाइन के नीचे है तो इस लाइन की जगह बी है, उस जगह पे जहाँ पे एच है इस लाइन के उसे बी है। एच और बी ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, एच एंड बी ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं। अब उसके बाद जी और ए, ये देखिए जी इधर मौजूद है इस लाइन के ऊपर, उस जगह पे क्या ए मौजूद है। जी और ए भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। अच्छा, उसके बाद कौन से हैं, जी और ए के बाद ई और सी। ई यहाँ पे मौजूद है तो नीचे वाले जो लाइन है उसके इधर क्या सी, ई और सी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंड सी, ये ऊपर भाई ये इधर भी चार थे तो भाई चार थे कॉरस्पॉन्डिंग लिखे, पेयर बन गए उनके। यानी ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग, दोनों आपस में बराबर होंगे, ये भी दोनों बराबर होंगे, ये भी दोनों बराबर, ये भी दोनों बराबर। ये इन्फॉर्मेशन के लिए आपके क्वेश्चन में मैंने पूछा। अब आगे वाली जो है इस ट्रांसवर्सल के भी कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं। ये आई है उस जगह पे क्या एम, आई और एम भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आई एंड एम। इसके जे है यहाँ पे और इसके एन है, जे और एन, जे एन एन, यानी आई एम और जे एन। अब ये एल और ओ, के और पी, एल ओ के पी, एल यहाँ पे है और इसके यहाँ पे ओ है, एल ओ और इधर के है तो यहाँ पे पी है, के एंड पी, यानी ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग है, दोनों ये पेयर हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के 8 पेयर। अब ये नेक्स्ट है ऑल्टरनेट एंगल्स और एक्सटीरियर एंगल्स। इन सारों को करने से पहले इन दो क्वेश्चंस को हम अपने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करेंगे। अब देखें ये ट्रांसवर्सल है, दो लाइनें हैं, लाइनों के दरमियान मैंने कलर एरिया किया हुआ है, इसको इंटीरियर कहते हैं इन दोनों लाइनों का। तो इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, एंगल सी इंटीरियर एंगल है, डी भी इंटीरियर एंगल है, ई भी इंटीरियर एंगल है और एफ भी इंटीरियर एंगल है। ये चारों ही इंटीरियर एंगल्स हैं। अब देखें इन दो लाइनों के जो बाहर एरिया है उसको ग्रीन मैंने किया हुआ है, ये इसका एक्सटीरियर है, इन लाइन्स का एक्सटीरियर यानी बाहर वाला हिस्सा। अब एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं, बाहर है, एक ए बाहर है, ए है एक्सटीरियर एंगल, एक बी है, ये भी एक्सटीरियर एंगल है और जी भी एक्सटीरियर एंगल है और एच भी एक्सटीरियर एंगल है, यानी बाहर वाले एंगल्स हैं। इंटीरियर का मतलब लाइनों के अंदर वाले और एक्सटीरियर का मतलब लाइनों से बाहर वाले एंगल्स। अब है पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इसकी सेम साइड यानी एक साइड पे कौन कौन से इंटीरियर एंगल हैं, ये डी है और एफ है। ये इंटीरियर एंगल हैं वैसे ट्रांसवर्सल के एक सेम साइड पे हैं और यानी इस साइड पे। अब उस साइड पे कौन से इंटीरियर एंगल ट्रांसवर्सल के, एक सी है और एक ई है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये देखें ये जो दरमियान वाला हिस्सा है ये इसके अंदर जो एंगल है सी डी ई एफ, ये इंटीरियर एंगल्स हैं। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये दरमियान वाला हम देखना। ऑल्टरनेट का मतलब एक को छोड़ के अगला। ये सी और एफ जो है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, कैसे, सी के बाद डी आना तो उसको छोड़ दिया, अगला एफ ले लिया। और इसके अलावा ई और डी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी ई के बाद एफ आना तो छोड़ दिया, हम डी पे चले गए। यानी इस तरह जो हूँ क्रॉस कर रहे हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सी और एफ और डी और ई ये आपस में बराबर होते हैं। आप देखें आपको जैसे मैं बताया था एक्सटीरियर एंगल्स, ये ए बी भी एक्सटीरियर एंगल है और जी एच भी एक्सटीरियर एंगल है। तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, ये बाहर वालों में इन ये दो और ये दो को कंसीडर करें। ये ए है
और ये एच है, ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं। और ये बी और जी ये भी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हैं, यानी बाहर वाले एंगल जो ऑल्टरनेट हैं। और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं इनका पेयर, और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का पेयर भी आपस में बराबर होता है। अब सेकंड पार्ट, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में हम पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हम दोनों ही लिखेंगे। अब ऑल्टरनेट हम पहले इंटीरियर एंगल लिख लेते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंगल्स एच एंड ए, डी एंड ई, डी एंड ई। देखें अंदर वाले ही देखने, इंटीरियर का मतलब अंदर वाले होते हैं, एच ए और डी ई। अब इसमें कौन से होंगे, एल एन और के एम, एल एन के एम। एल एन के एम, के एंड एम, ये पेयर्स हैं, 4 पेयर्स हैं इंटीरियर एंगल्स के, 1 2 3 4। यानी ये एक पेयर इन दोनों का, एक पेयर इन दोनों का, एक पेयर इन दोनों का, एक पेयर इन, ये इंटीरियर होगा। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स हम लिखते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। उसमें कौन से होंगे, बाहर वाले सिर्फ देखने हैं, एफ सी जी बी, एफ सी जी बी, एफ एंड सी, जी एंड बी, एंड बी। उसके बाद कौन से हैं, आई एंड पी, जे एंड ओ, आई पी जे ओ, आई पी जे एंड ओ। ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब सिर्फ एक्सटीरियर एंगल लिखने हैं इधर, एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, ये 4 भी बाहर वाले हैं, ये भी बाहर है, इनके बस नाम लिखते हैं, पेयर्स नहीं अब बनाने। एफ जी आई जे, एफ है एक एक्सटीरियर एंगल, एक जी है, आई है, एफ जी आई जे, 4 हो गए, 4 ये नीचे वाले हैं, बी सी ओ पी, बी सी ओ पी। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारी एक्सरसाइज 9.2 का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.